राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश और वीटो का अधिकार हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु ये प्रकृति में अल्पकालीन होते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। यह शक्ति उसे अप्रत्याशित तथा अविलंबनीय मामलों से निपटने हेतु दी गई है, परंतु इस शक्ति के प्रयोग से निम्नलिखित 4 सीमाएं हैं। ठीक है। पहला कि वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। ठीक है। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है, न कि केवल एक सदन के द्वारा। जब सदन के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। ठीक है। कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विचारपूर्वक संसद के एक सदन अथवा दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया है और संसद को नज़रअंदाज किया है, जिससे संसद के प्राधिकार की परिवंचना हुई है। ठीक है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस उपबंध का लोप कर दिया गया। अतः राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। तीसरा देखें तो सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियों के समानांतर ही है। इसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पहला कि अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है, और दूसरा कि अध्यादेश का वही संवैधानिक सीमाएं होती है जो संसद द्वारा बनाए किसी कानून की होती है। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण अथवा उसको छीन नहीं सकता है। ठीक है। तो ये हुआ। अब हम लोग चौथा देखते हैं कि संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन करें तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि पर पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो ये 6 सप्ताह बाद वाली तिथि से गिने जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों की होती है। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। तो हम लोगों को पता है यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध तथा प्रभावी रहेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति की किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है अथवा वापस लेता है। ठीक है। एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश की पूर्ववर्ती
हो सकता है, अर्थात इसे पिछली तारीख से प्रभावी किया जा सकता है। यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकती है। यह किसी कर विधि को भी परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, परंतु डीसी बाधवा मामले 1987 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय यहाँ पर काफ़ी संगत है। इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि सन 1967 से 81 के बीच बिहार के राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेशों की भाषा में परिवर्तन किए बिना तथा विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों का पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है तथा इस प्रकार के पुनः प्रकाशित अध्यादेश रद्द होने चाहिए। यह कहा गया कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने की वैकल्पिक शक्ति को राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, नोट में देखें तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद 352 के अधीन आपात से कोई अपरिहार्य संबंध नहीं है। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब कोई युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह न हो। ठीक है, अध्यादेश के प्रभाव देखें तो इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सकारात्मक प्रभावों की चर्चा कर लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में देखें तो तत्काल प्रभावी कानून, जब किसी मुद्दे पर कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता होती है और संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब सरकार अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकती है। इससे सरकार को गंभीर और आपातकालीन स्थिति में त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलती है। ठीक है, दूसरा है कि संकट का समाधान इससे होता है। कई बार प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर आर्थिक संकट जैसी स्थितियां जो है उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश के माध्यम से सरकार तत्काल निर्णय लेकर समस्या का समाधान कर सकती है। फिर उसके बाद है न्यायिक समीक्षा। यदि कोई अध्यादेश संवैधानिक या मौलिक अधिकारों के विपरीत पाई जाती है तो इसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, न्यायपालिका इस प्रक्रिया पर नज़र रखती है और सुनिश्चित करती है कि अध्यादेश संविधान के दायरे में ही हो। उसके बाद लोकप्रिय मुद्दे देखें तो कुछ अध्यादेश ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से सरकार उन नीतियों को लागू करती है जो राजनीतिक रूप से लोकप्रिय होती है। इससे सरकार को अपने राजनीतिक एजेंडे को तेज़ी से लागू करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो अगर ठीक है, इसका मतलब ये सभी सकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव में देखें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभाव देखें तो अध्यादेश जारी करने का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की सामान्य विधायी प्रक्रिया को बाईपास किया जा सकता है। इससे संसद की भूमिका कमज़ोर हो सकती है। उसके बाद है कि अधिकारों का अतिक्रमण। अगर अध्यादेश का अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो कार्यपालिका पर यह आरोप लग सकता है कि वह विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। इससे सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान न करने का आरोप भी लग सकता है। इसके बाद देखें तो सीमित अवधि और अस्थायित्व। अध्यादेश की वैधता सीमित होती है। यह संसद के अगले सत्र में पेश होना चाहिए और पारित होना चाहिए, अन्यथा यह 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। अगर संसद अध्यादेश को मंजूरी नहीं देती तो यह प्रभावी नहीं रहेगा। इसके बाद देखें तो अस्थायित्व का अभाव है। अध्यादेश के माध्यम से जो कानून बनते हैं वे अस्थायी नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें संसद द्वारा विधेयक के रूप में पारित न किया जाए। ठीक है, अध्यादेश का दुरुपयोग। तो अध्यादेश का लगातार और गैर जरूरी इस्तेमाल कार्यपालिका के दुरुपयोग का कारण बन सकता है। संवैधानिकता पर सवाल। ठीक है, संवैधानिकता का सवाल इसमें उत्पन्न हो सकता है। अध्यादेश को बार बार जारी करने से इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अध्यादेशों के अत्यधिक प्रयोग पर टिप्पणी की है और कहा कि इसका प्रयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही होना चाहिए। कानूनी चुनौतियों को देखें तो कई बार अध्यादेशों को कोर्ट में चुनौती दी जाती है, खासकर जब उन पर संसद में पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है या उसे अलोकतांत्रिक माना जाता है। सत्ता का केंद्रीकरण। अध्यादेशों का अत्यधिक उपयोग सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, जहां कार्यपालिका खुद ही कानून बनाने का कार्य करती है। इससे राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हो सकता है। तो हमने अध्यादेश के सकारात्मक प्रभाव को देखे और नकारात्मक प्रभाव को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का वीटो अधिकार। ठीक है, तो वीटो जो है यहाँ पर 4 प्रकार के वीटो दिए गए हैं। तो एक है निरपेक्ष वीटो, दूसरा है विशेषित वीटो, तीसरा निलंबनकारी वीटो और चौथा है जेबी वीटो। ठीक है,
तो इन सभी का हम लोग पढ़ते हैं। देखिए निरपेक्ष वीटो का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा वीटो जिसे समाप्त न किया जा सके, ठीक है, ऐसा वीटो जिसे समाप्त न किया जा सके। उदाहरण के लिए देखें तो ब्रिटिश सम्राट के यहाँ इस तरह की बातें देखने को मिलती है। इसके बाद देखें तो विशेषित वीटो, ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, तो इसको विशेषित वीटो कहा जाता है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद देखें निलंबनकारी वीटो, तो ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सके, तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और जेबी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर निर्णय लेने में विलंब करके उसे व्यवहार में लागू करने से रोक देता है, तो इसको जेबी वीटो कहा जाता है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन अब हम ये देखें कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सा वीटो प्राप्त है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो, ठीक है। आर्टिकल 111, ठीक है, आर्टिकल 111 में क्या दिया है, जब कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमोदन दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए संसद की पुनः विधेयक को लौटा सकता है। यदि संसद विधेयक को पुनः विचार के पश्चात साधारण बहुमत से दोबारा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति अनुमति या हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य है, ठीक है। तो यह 111 आर्टिकल है। तो जेबी वीटो क्या है, जेबी वीटो 74(1) आर्टिकल 74(1) में दिया है। इसका एक बार प्रयोग 1986 में डाक घर संशोधन अधिनियम के विधेयक पर, ठीक है, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। डाक घर संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था जेबी वीटो का प्रयोग। इसमें राष्ट्रपति का स्वविवेक जो है झलकता है और इसकी समय सीमा नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वीटो का प्रभाव क्या है। तो इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव को देखें तो सकारात्मक प्रभाव में क्या है कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखना, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून हड़बड़ी में या बिना उचित विचार विमर्श पे पारित न हो, ठीक है। इसके बाद देखें तो सुधार और पुनर्विचार का अवसर, वीटो के माध्यम से राष्ट्रपति विधायिका को विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। यह प्रक्रिया विधेयक की खामियों को दूर करने और सटीक एवं प्रभावी कानून बनाने में सहायक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखें तो बहुसंख्यकवाद के दुरुपयोग को रोकना, वीटो शक्ति अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद करती है। यदि विधायिका में बहुसंख्यक सरकार कोई ऐसा कानून पारित करती है जो अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ हो तो राष्ट्रपति वीटो का उपयोग करके उस विधेयक को रोक सकता है, ठीक है। जांच और संतुलन के रूप में देखें सकारात्मक इसके सकारात्मक प्रभाव को देखें तो, ठीक है, तो जांच और संतुलन, वीटो शक्ति कार्यपालिका को विधायिका द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करने, उन्हें संतुलित करने की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून केवल विधायिका के हाथ में न हो और उस पर स्वतंत्र समीक्षा की जा सके, ठीक है। जनहित की रक्षा, तो वीटो का उपयोग अक्सर जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यदि कोई विधेयक जनसामान्य के हितों के खिलाफ हो तो राष्ट्रपति इसे मंजूरी देने से इनकार कर सकता है और विधायिका को इसके नकारात्मक प्रभावों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कार्यकारी अधिकारों की पुष्टि, वीटो शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति की भूमिका केवल औपचारिक न होकर व्यावहारिक भी है। इससे यह संकेत मिलता है कि कार्यपालिका के पास कानून निर्माण प्रक्रिया में वास्तविक हस्तक्षेप करने का अधिकार है, जिससे उनके संवैधानिक कर्तव्यों की पुष्टि होती है, ठीक है। तो हमने वीटो के सकारात्मक प्रभाव को देखा। अब हम लोग नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। तो विधायी प्रक्रियाओं में देरी, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का उपयोग विधेयक पर निर्णय को अनिश्चित काल तक टालने के लिए किया जा सकता है, जिससे विधायी प्रक्रियाओं में देरी होती है। दूसरा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा, जब संसद में बहुमत से कोई विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस पर वीटो का उपयोग लोकतांत्रिक इच्छा के विरुद्ध हो सकता है। इससे जनता के
प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर राष्ट्रपति का अधिकार बढ़ सकता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डालता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो संवैधानिक संकट की संभावना। यदि राष्ट्रपति बार बार किसी विधेयक पर संपूर्ण वीटो या निलंबनकारी वीटो का उपयोग करते हैं तो इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इससे संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद देखिए तो निष्पक्षता का ह्रास। राष्ट्रपति का पद पारंपरिक रूप से गैर राजनीतिक माना जाता है, लेकिन वीटो के उपयोग में पक्षपात या राजनीतिक दबाव की संभावना रहती है। यदि राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर वीटो का इस्तेमाल करता है तो यह निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव, ये नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। वीटो अधिकार का अनुचित उपयोग देश की जनता के हितों में पारित होने वाले किसी आवश्यक कानून को अवरुद्ध कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई विधेयक जो समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए है उसे बार बार रोका जाता है तो इससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो सरकार की कार्यप्रणाली पर अविश्वास। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर बार बार वीटो लगाते हैं तो इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। यह संदेश जाता है कि सरकार द्वारा लाए गए विधेयक उचित नहीं है, जिससे सरकार की साख पर असर पड़ सकता है। ठीक है, और देखें तो अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण। राष्ट्रपति का वीटो अधिकार सत्ता के केंद्रीकरण की संभावना को बढ़ा सकता है। अगर राष्ट्रपति बार बार इस अधिकार का उपयोग करता है तो इससे विधायिका की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है और कार्यपालिका के अधिकारों का दायरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमने वीटो पावर को देखा और वीटो पावर के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव को देखा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन एवं संबंधित पक्षों की। तब तक के लिए धन्यवाद।